अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं अली डार। पाकिस्तान भर में इस वक्त कुदरती आफात आने का सिलसिला जारी है। नेचुरल डिज़ास्टर इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं। कहीं पर बादल फट रहे हैं, कहीं पर ग्लेशियर्स फट रहे हैं, कहीं पर गैर मामूली बारिशें हो रही हैं, कहीं पर सैलाब आ रहे हैं, कहीं पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है, कहीं पर ज़लज़ले भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, बहुत सारी अमवात भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। और सबकी नज़रें कराची पर थी। कराची की हम बात कर रहे थे, वहाँ पर सड़कों पर पानी ही पानी था और पीने के लिए साफ़ पानी नहीं था, लेकिन सड़कों पर पानी ज़रूर था। इसके अलावा लोग घरों में महसूर हैं, बिजली वहाँ पर नहीं आ रही, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े, गाड़ियाँ बंद हैं, लोगों की बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं और लोग घरों तक महदूद है। दर्जनों अमवात वहाँ पर भी रिपोर्ट हुई है, कराची के अंदर भी। लेकिन इसी सारे सिनेरियो हमने देखा, से पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बहुत सारी अमवात रिपोर्ट हुई, सैकड़ों लोग वहाँ पर लुक़मा अजल बन गए। 393 अमवात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रिपोर्ट होती है, वहाँ पर अब भी रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले अब पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर भी फ्लड्स आने का सिलसिला ताहाल जारी है। लेकिन आज बड़ी हैपनिंग होती है गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ पर गोपस के इलाके में ग्लेशियर फट जाता है और वहाँ पर भी इस वक्त खासी ख़राब सूरत हाल है। इस सारे सिनेरियो के अंदर जबकि इतनी हैपनिंग्स हो रही हैं, तो 8वां मॉनसून का जो स्पेल है उसकी आमद है और किस तरह से निपटना है स्पेल के साथ, क्या हमारी तैयारी है, क्या खुदा न खास्ता मज़ीद अमवात के लिए हमें मेंटली तौर पर तैयार रहना है, इस पे बात करेंगे। और इस नेचुरल डिज़ास्टर के हवाले से जो माहिरीन हैं वो क्या कहते हैं, किस तरह से इसको हमने काउंटर करना है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर क्या रोल प्ले कर रही हैं और अब तक इंतज़ामिया ने क्या कुछ किया है। बहुत जगह पर पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। जब केपी पर तनकीद होती है वो कहते हैं आप कराची पर ध्यान दें, कराची की बात करते हैं वो कहते हैं आप केपी पर ध्यान दें। तो बहुत सारे मामला इस वक्त डिस्कस किए जा रहे हैं। जो मेरे साथ मेरे मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, आज के पैनलिस्ट हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। इन्वायरमेंटल जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ आज, जो माहिर माहौलियात हैं, डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा होंगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रज़ा हारून साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि MQM से अरशद वोहरा साहब हमारे साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आगाज़ करूँगा डॉक्टर साहब आपसे, डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, क्योंकि माहौलियात की हम बात जब करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है, नेचुरल डिज़ास्टर की सूरत हाल है। कहीं पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फट रहे हैं, कहीं पर बादल क्लाउड बस्ट की रिपोर्ट्स आ रही हैं, गैर मामूली बारिशें हो रही हैं, बहुत सारी हैपनिंग हो रही हैं। क्या वजूहात हैं इसकी, क्यों ऐसा हो रहा है और क्या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ऐसा मुमकिन है हमारे लिए? देखिए, ये जो गैर मामूली बारिशें और अचानक जो मानसून सीज़न एकदम से जो है पहले अपने टाइम से पहले दाखिल हो गया पाकिस्तान में, और फिर हम देखते हैं कि बारिशों की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो रहा है, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं शदीद बारिश हो रही है और अचानक बारिशें भी रिपोर्ट हो रही हैं। तो ये सारा मामला जो है, इसके पीछे क्लाइमेट चेंज है। इससे पहले अगर हम कुछ महीने पहले की बात देखें तो नॉर्दर्न एरियाज़ में, मैदानी इलाकों में तो गर्मी शदीद बढ़ी ही, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ में टेम्परेचर आपका 7 से 9 डिग्री सेल्सियस ऊपर गया, खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान रीजन में। वहां पे जब गर्मी पड़ी, ऊपर से नमी का तनासुब बहुत ज्यादा हो गया। तो जब गर्मी में नमी ज्यादा होती है तो आपको टेम्परेचर जो फील होता है वो अक्सर 5 से 10 डिग्री का फर्क आपको फील होता है ज्यादा। तो जब नमी ज्यादा होती है और नमी से भरी हुई जो वार्म एयर है वो ऊपर उठती है और ठंडी हवा से टकराती है, तो अक्सर क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। और क्योंकि नॉर्थ में ग्लेशियर भी पिघल रहे, एकदम पिघलना शुरू हुए इस साल, हम इसलिए ज्यादा फ्लैश फ्लड पहाड़ों से देख रहे हैं। और दूसरी वजह जो हमारी मिस गवर्नेंस होती है, एक तो डिजास्टर आपको पता है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से है, लेकिन एक डिजास्टर वो है जो ऑन ग्राउंड हमारी वजह से, जैसे दरख्त काट देना, नदियों के रास्तों में कंस्ट्रक्शन कर देना। तो इसको रोकना, क्लाइमेट चेंज की रोकथाम के लिए आप कुछ खास कर नहीं सकते, इसको आप उसके इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए तरीकेकार यूज करते हैं, जिसमें आपके ये मजीद दरख्त करना, शहरों के गेट ग्रीन स्पेसेस बढ़ाना और ये अडेप्टेशन प्लानिंग होती है। और आपके जो ग्लेशियर हैं, इसकी देखें, अभी रिसेंट मिसाल देखें, इस साल आपके यूरोप में भी पहाड़ों पे उस तरह बर्फबारी नहीं हुई, गर्मी बहुत पड़ी थी। तो स्विट्जरलैंड ने भी अपने मुल्क के पहाड़ों पे, क्योंकि वहाँ टूरिज्म बहुत ज्यादा है एल्प्स पे, तो उन्होंने बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए उनको व्हाइट शीट से कवर किया था। तो इस दफा जो टूरिस्ट वहां गए थे वो भी कह रहे थे कि बर्फ तो एल्प्स पे उस तरह से है ही नहीं। तो ये पूरी ग्लोबल फिनोमेना है, सिर्फ आपको अपनी गवर्नेंस अच्छी करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि ऑन ग्राउंड डिजास्टर आप रिड्यूस कर सकें। राइट। मैं चाहूँगा रज़ा हारून साहब, मैं कराची की सूरत हाल के हवाले से आपसे पहले बात कर लूँ, आगाज़ आपसे कर लूँ, क्योंकि इस वक्त हर बंदा कराची की बात कर रहा है। जो सूरत हाल हमने देखी, वहाँ पर जो मनाजिर हमने देखे वो इंतहाई अफसोसनाक थे। कुदरती आफत है, डेफिनेटली उसको आप रोक सकते नहीं है, पर उसके इम्पैक्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ये कहिएगा
कि एक जानिब तो ब्लेम गेम भी हो रही है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। वो कहते हैं आप केपी पे देखें, केपी वाले कहते हैं आप कराची पे ध्यान दें, कराची वाले कहते हैं भाई पंजाब में ही फ्लड्स आ रहे हैं। तो हमें एक तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान का सोचना चाहिए, इसमें दूसरी राय कोई नहीं है। लेकिन अहम चीज़ यह है कि कराची की सड़कों पर हमने जो मनाजिर देखे, पानी ही पानी, लोग पीने के पानी को वहाँ पर तरसते हैं, साफ़ पानी के लिए लोग वहाँ पर बात करते हैं। पोश एरियाज़, वहाँ भी पानी देख रहे हैं, वहाँ पर भी जो मनाजिर आ रहे हैं, घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है, बिजली वहाँ पर बंद है, लोग घरों में महसूर हैं। सर क्या वजूहात हैं इसकी? क्या हमारे पास कैपेसिटी नहीं है? सोल्यूशन क्या है इसका? जब बारिश होती है और ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होती है, जैसे मेरी बहन ने कहा कि क्लाइमेट चेंज है, हर चीज़ या बहुत ज़्यादा हो रही है या बहुत कम हो रही है। कराची की ड्रेनेज कैपेसिटी है स्टॉर्म वाटर ड्रेन की 40 मिलीमीटर। जब तक 40 मीटर या 50 मिलीमीटर तक भी होगी तो वो पानी ड्रेन हो जाएगा। लेकिन अगर 200 मिलीमीटर हो जाए, कहीं 170 मिलीमीटर हो जाए, तो ऑब्वियसली जग का पानी आप एक ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की कैपेसिटी जितना ही बढ़ता है ना, अगर आप और डालते जाएंगे तो स्पिल होगा। यही कैफियत होती है कराची में कि वो ड्रेन जो है फिर वो बैक कर देता है, तो पानी जिस ड्रेन से जाना होता है उस ड्रेन से वापस आ जाता है। नंबर 2 बात यह है कि कराची की लोकेशन ऐसी है कि इसका सारा का सारा ड्रेन, मोस्ट ऑफ द ड्रेन वो सी में जाना है, समुद्र में जाना है। कराची के आसपास नदियाँ, नहरें, दरिया नहीं है। यहाँ का जो ड्रेनेज है वो सी में होना है। तो वो सी में ड्रेन करने के लिए बैनुल अक़वामी कानून ये है कि सीवरेज के पानी को भी और स्टॉर्म वाटर को भी आपको ट्रीट करना पड़ता है। तो यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑपरेट करते हैं, ट्रीट होकर जाता है। हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि इंतजाम जो हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, और इसीलिए कराची में एक मेगा प्रोजेक्ट है S3 का प्रोजेक्ट, जो इस वक्त शुरू हो चुका है, पिछले साल से शुरू हो चुका है। उसका पहला फेज इस माह के एंड में या सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा। ये ड्रेनेज की कैपेसिटी बढ़ाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट्स की तादाद बढ़ेगी, और उन ट्रीटमेंट प्लांट से फिर ये पानी जो है ये बआसानी ड्रेन हो सकेगा। लेकिन अगर पानी की ड्रेनेज की कैपेसिटी कम होगी और पानी ज्यादा आएगा तो खड़ा होगा। आपने ये भी देखा होगा जहाँ कराची में, बिल्कुल मैं माजरत खा हूँ शहरियों के साथ हुकूमत की जानिब से, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब बारिश रुक गई तो वही पानी रात गए तक ड्रेन हो गया, चला गया। नेक्स्ट डे कराची की तमाम बड़ी शाराएं खुली हुई थी। आज कल परसों जो बारिश हुई है, उस बारिश के बाद वो कैफियत नहीं हुई जो पहले दिन हुई थी। कदरे बेहतर मामलात हैं, तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बेहतरी की वजह आ रही है। इतनी ख़राब सूरत हाल नहीं है जितनी ख़राब सूरत हाल मीडिया ने प्रेजेंट। अरशद वोरा साहब, आप चूँकि डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं कि मीडिया ने सूरत हाल ज़्यादा ख़राब दिखा दी है? जो मनाजिर थे, जो हमने बराह रास्त नाज़रीन को मनाजिर दिखाए, शायद वो उस तरह से नहीं थे, हमने शायद बढ़ा चढ़ा कर दिखाए। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? और ये भी कहिएगा इसका सलूशन सर क्या है? रोशनियों का शहर है, मौशी हब है, जो कि पानी में डूबा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिस कोट की जाती हैं, और वो ख़ास तौर पर जिस तरह अभी रज़ा भाई ने कहा कि S3 प्रोजेक्ट, देखिए S3 प्रोजेक्ट जो है कराची की ये सारा ड्रेनेज सिस्टम है, ये सारा जो है जैसा भी बताया कि समंदर में जाना है। तो समंदर में जाने के लिए S3 प्रोजेक्ट जो है वो कई साल पहले शुरू किया गया था, और उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद पिछले 2-3 साल से तो कोई काम नहीं हो रहा, और आज भी इसका काम बंद है। दूसरे, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि आप अभी डॉक्टर साहबा ने एक बात की थी कि गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक ट्रीटमेंट प्लांट है, साइट में ही है, मेरी फैक्ट्री के साथ ही है, TP1 जिसको कहा जाता है, उसकी कैपेसिटी 50 मिलियन गैलन पर डे की डोमेस्टिक सीवेज को ट्रीट करने की थी। उस प्लांट को, चलता प्लांट था, वो ट्रीट करता था। उस प्लांट को एक कंपनी है, बड़ी चहीती कंपनी है सिंध गवर्नमेंट की, जिसने 200 RO प्लांट लगाए थे, उस कंपनी को मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट पे दिए हुए, और साल का उसको मेंटेनेंस का करोड़ों रुपया जा रहा है। वो प्लांट बंद है, देयर इज जीरो मेंटेनेंस। उसकी मशीनें निकाल के एक तरफ रखी गई। ये तो मैं गवर्नेंस की बात बता रहा हूँ कि जो प्लांट चलने थे, TP1, TP2, TP3, ये तमाम चीज़ें जो है ये एज इट इज हो गई हैं। अब आ जाएं जो हालिया बारिश हुई। देखिए, हालिया बारिश में ये जो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को करेक्ट करना होगा, ये नए फार्मूला है, आपने शायद इससे पहले कभी भी नहीं सुना होगा कि हमारे नालों की कैपेसिटी 40 mm बारिश की है। ऐसा नहीं है। हमारे नालों की कैपेसिटी जो है वो 100 तक की है,
और 100 से ऊपर जब होता है तो फिर स्पिलेज होता है। और अभी तो लकीली जो है फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग से ये नालों की जो दीवारें थी, गुजर नाले की हो गई, औरंगी नाले की हो गई, इनकी दीवारों को इतना ऊंचा कर दिया गया, इसकी वजह से जो है आबादियां बच गई और आबादियों में जो पानी जाता था वो नहीं गया। जहाँ तक ताल्लुक है कि जो ये बारिश हुई, डेफिनेटली बारिश ज्यादा हुई है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज है, आई मीन बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। बट कराची में आप मुझे बताएं, मेरी बहन ज्यादा बेहतर बता सकेंगी डॉक्टर साहिबा, कि क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज में इट्स नॉट ओनली कि आपने जो ना ग्रीनरी भी चाहिए, आपको पानी के सिस्टम भी चाहिए, उसमें सीवेज की ट्रीटमेंट भी होता है, उसमें कचरा, आपका कचरा जो है, देखिए एनवायरनमेंट में उसका जितना बड़ा इम्पैक्ट है आपको शायद उसका अंदाजा नहीं है। आपके कचरे से मीथेन गैस इवॉल्व होती है और ये कचरा की क्वांटिटी में तकरीबन ये समझने के 18,000 टन कचरा कराची जनरेट करता है। जो इसकी 2 जगह थी जहाँ पर ये डिस्पोजल किया जाता था, जाम चाकरो और गोंद पास, 500 एकड़ जगह थी, उन जगहों पे कब्जे हो गए। वो कचरा अब जो है बलूच कॉलोनी के साथ एक नया बना दिया गया जगह। अब देखें, बलूच कॉलोनी के साथ जो जगह बना दी गई है, मुख्तलिफ जगहों पे कचरा तो उठ ही नहीं रहा। आज के अखबार में हेडिंग है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में करोड़ों रुपए की करप्शन। अब देखें, ये मैं इस तरफ नहीं जा रहा कि करप्शन है नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये लोकल गवर्नमेंट का फेलियर है। अच्छा वरस साहब, मैं कता कलामी की माजरत चाहता हूँ सर। जो मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो भी फील्ड में हैं, गवर्नर साहब भी फील्ड में फिर रहे हैं, बहुत सारे और भी हम देख रहे हैं कारकुनान फील्ड में हैं। वो तो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तमाम तरह इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला साहब भी बात कर रहे थे। आपके चैनलों पे बैठकर बोलना अलग चीज होती है, आपके चैनलों पे जो चीज दिखाई जाती है वो अलग होती है। अब आप खुद जो आपके चैनलों ने दिखाया, जिस तरीके से गाड़ियां डूबी हैं पानी में, पानी बहुत था और आज भी जो है मेन रोड क्लियर हुई हैं। और जब आप आएंगे तो मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, वहाँ सीवेज सिस्टम है ही नहीं, तो वहाँ पे जो है पानी आपको आज भी नजर आएगा। मैं कचरे की बात कर रहा था, ठीक है, और सीवेज की। म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्ज टैक्स, ये जो है कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने के इलेक्ट्रिक के बिलों में लगाकर भेजना शुरू कर दिया है और ये बिलों में लगकर आता है। कराची के तमाम घर वाले जो हैं जब इसको पे करते हैं तो उसकी इस मद में अरबों रुपया जमा होता है। राइट। और वो अरबों रुपया जो जमा होता है वो कहाँ चला गया? ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कहाँ से कचरा था? मुझे कोई एक सड़क आप बता दें जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, मुझे कोई एक ठीक है। अरशद वोरा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मैं चाहूँगा कि अहमद अवैस साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अहमद अवैस साहब, ये कहिएगा कि जो कुछ हमने कराची में देखा, जो मनाजिर हमने कराची में देखे, अब भी बहुत सी जगहों पे पानी खड़ा है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। ये कहिएगा सर कि क्या पीपल्स पार्टी जिस तरह से ये मौक़िफ़ अपना रही है, इससे पहले PTI ने भी KP में यही बोला कि कुदरती आफत है, हम इस पर क्या कर सकते हैं, मतलब इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप समझते हैं कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने बात की कि हर साल अगर ऐसी आफत आएगी तो हमारे पास ये जवाब होगा कि हमारा कसूर नहीं है, हम इसे डील नहीं कर सकते, ये तो नेचुरल डिजास्टर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। देखिए, बात यह है कि कुछ हालात जो हैं इस साल, अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन पिछले कुछ सालों में हर एक साल के बाद आप देखें कराची में एकदम से ज़्यादा बारिशें भी बारिश होती है और पानी की और रोड्स की पोजीशन जो है वो काफ़ी ख़राब होती है। जो प्रिएम्प्टिव मेजर जो होते हैं ना, वो तो पहले किए जाते हैं। अब इस साल की मैं आपके सामने बात ले आता हूँ तो कम से कम 3 महीने 4 महीने मॉनसून आने से पहले की बात है कि अखबारात में और महकमा मौसमियात के जो दफ्तर हैं और ये डॉक्टर साहबा बैठी हैं वो भी इसकी कंफर्म करेंगी। बाकायदा तौर पे ये मीडिया में बात आई और टेलीविज़न के ऊपर भी और हर तरीके से कि इस साल बारिशें जो हैं वो ज़्यादा होंगी मॉनसून की, और ये कोई जो नॉर्मली जितनी होती हैं उससे 50 to 100%, मतलब एटलीस्ट 50% बारिशें ज़्यादा होंगी। अब बात यह है कि जब ये ख़बर आ गई तो इनसे ये पूछा जाए सबसे, मैं सिर्फ ये कराची के हद तक नहीं बात करता, KPK के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, कि क्या कोई वो मैयस लिए गए? किसी ने हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे कि बारिशें आ जाएं, और बारिश आ गई तो फिर जब पानी भर गया
अब हम बैठ के उसके मुतल्लिक कमेंट कर रहे हैं सब बैठ के। अब तो वो जैसे शेक्सपियर ने भी कहा था ना कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ये कैफियत थी ना कराची की। बिल्कुल इसी ठीक है। तरह से अब ये हम कह दें कि ये एकदम से बहुत तेज़ बारिश आ गई, फलां हो गई, तो हमें तो एक्सपेक्ट कर रहे थे। चलो रेमेडी एंड मेयर जिस हद तक हम कर सकते करते, उससे फ़ायदा होता। और एक जब ये कुछ सालों से तब्दीली आ रही है तो ट्रीटमेंट प्लांट्स जो समुंदर में पानी फेंकने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उसमें ज़्यादातर ख़राब हैं। वो जो एक्चुअल पोजीशन है, ये कंफर्म करेंगे, उनको कोई ठीक नहीं कराता। वो ठीक होने नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि जो टैंकर में पानी लेके आते हैं वहाँ लेक से, वो डैम से जी, वो उनको बहुत अरबों रुपए का ठेका है। और वो गालिबन नीचे स्टाफ जो हैं लोकल गवर्नमेंट के होंगे या कनेक्टेड मैटर जो हैं, वो उनके साथ दे आर हैंड इन ग्लव, और वो ठेके में वो हिस्सेदार होते हैं। लिहाजा वो प्लांट ठीक नहीं होते और ये टैंकों के जरिए पूरे कराची को पानी सप्लाई होता है। और जब ऐसा डिजास्टर आता है तो फिर वो सारा जो है पैरालाइज हो जाता सिटन। ये एक इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और पाकिस्तान की इससे पहले भी कराची की बड़ी अहमियत थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट थी पहले भी, लेकिन इतना पीसफुल और ख़ूबसूरत शहर हुआ करता था, तो बस नज़र लग गई इसको। सर नज़र लग गई, लेकिन आपने दुरुस्त निशानदेही की है अहमद अवैस साहब, आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है कि ये पहले से चीज़ें प्रिडिक्ट होती हैं, गैर मामूली बारिशें होनी है, इसका अलर्ट पहले आ जाता है और उसके लिए इकदाम क्या किए जाते हैं, उसके लिए हम ना इनखला कर पाते हैं। ये मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, ये मैं KP की बात भी कर रहा हूँ। वहाँ पर भी हमने देखा कि नकल मकानी बाद में शुरू की जाती है, वहाँ पर फूड शेल्टर, ये तमाम चीज़ें, हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत लेट होता है, इवन हमारे पास प्रोडिक्शन पहले से होती है। मैं चाहूँगा कि इस पर डॉक्टर साहब आप भी रिस्पॉन्स करें और बताएं कि क्या क्लाउड बर्स्ट जो होता है या ग्लेशियर का फटना होता है, इसकी प्रेडिक्शन पहले हो जाती है? इस पे हम कुछ पहले इक़दाम कर सकते हैं? ग्लेशियर का फटना, इसके बारे में तो आप उसकी कंडीशंस बता सकते हैं। अगर उस खित्ते में ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है तो वहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे उसकी ज्योग्राफी कैसी है एरिया की, और वहाँ पे ग्लेशियर्स आज फट सकते हैं कि नहीं। तो हमें गिलगित बल्तिस्तान रीजन का ये पता है कौन से ग्लेशियर्स फट सकते हैं, कौन से नहीं। ये सैटेलाइट डेटा से भी पता लग सकता है। जहाँ तक क्लाउड बर्स्ट की बात है, देखिए जिस सीज़न में नमी ज़्यादा होती है और गर्मी भी शदीद पड़ती है, उस सीज़न में बारिशें शदीद आती हैं, लेकिन क्या वो बारिश मूसलाधार बारिश होगी या क्लाउड बर्स्ट होगा, इसका अंदाजा लगाने के लिए भी हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। ये दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन इसकी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, क्लाइमेट चेंज इज वेरी मच हेयर। और आपको ये जैसे साहब बात कर रहे थे कि सिर्फ दरख्त लगाना इज नॉट इनफ, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग है। तो जो एडेप्टेशन प्लानिंग की मैं बात कर रही हूँ, उसमें ये सारी चीजें शामिल होती हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से हॉटस्पॉट एरियाज आइडेंटिफाई करके प्लानिंग करनी होती है। ये सिर्फ चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों या महीनों की बात नहीं होती। आपको अगले 10, 20, 30 साल प्लानिंग करनी होती है, फिर जाके कहीं इंप्रूवमेंट आती है। पुराने दरख्त काट देने से, नए जंगलात आज कितने भी लगा दें, आपको उसका इम्पैक्ट अगले 5-6 सालों से पहले नहीं नजर आ सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, ये क्लाउड बर्स्ट की प्रेडिक्शन भी होती है पहले? नहीं, क्लाउड बर्स्ट की प्रेडिक्शन पहले नहीं होती। आपको ये बताया जाता है कि क्या यहाँ मूसलाधार बारिश हो सकती है या नहीं। क्लाउड बर्स्ट होगा या नहीं, ये आपको अभी नहीं बताया जा सकता। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, फिर से बात करते हैं सारे टॉपिक पे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे थे कि खुदा ना खास्ता अगर कोई क्लाउड बर्स्ट जैसी कैफियत शहर कायद में बन जाए या लाहौर में बन जाए तो किस तरह से निपटा जाएगा उसके साथ, क्योंकि इसको पहले प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर खुदा ना खास्ता सिचुएशन होती है तो उससे शहर कायद कराची किस तरह से डील करेगा, क्योंकि चंद घंटे की बारिश के बाद वहाँ पर क्या मनाजिर देखने में आए वो इंतहाई अफसोसनाक थे। रज़ा हारून साहब, आप पर जो एलिगेशंस हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो एलिगेशंस हैं वो ये हैं कि जिस तरह से अभी अरशद वोरा साहब भी बात कर रहे थे कि आप कचरों की सफाई नहीं करवाते, बहुत सारा कचरा साफ़ होने वाला बाकी है नालों का। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे मंसूबे हैं, वहाँ पर पैसा बेतहाशा लग चुका है लेकिन वहाँ पर काम रुका हुआ है, उसकी ताख़ीर की वजूहात क्या हैं, और जो नाले हैं, जो ड्रेनेज है, जो निकासी आब है, उसको अपग्रेड नहीं किया जा रहा, उस पर काम नहीं किया जा रहा, सिस्टम जो है वो उसको ठीक नहीं किया जा रहा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब, अरशद वोरा भाई खुद डिप्टी मेयर रह चुके हैं, कराची की सियासत में एक्टिव इंसान है, सियासी वर्कर हैं। इनको अच्छी तरह पता है कि नालों की कैपेसिटी 100 मिलीमीटर नहीं है, 40 मिलीमीटर है, और बमुश्किल 60 मिलीमीटर जब बारिश होती है
तो वो उसको निकालने में कामयाब होते हैं। अब आ जाए बात इस बात पे कि जी अपग्रेडेशन हो रही है। नालों की सफाई अगर ना हुई होती ना अली डार भाई, तो जो बारिश हुई है 3-4 घंटे 150-200 मिलीमीटर, वो रात 10-11 बजे तक सड़कें साफ नहीं होती। पानी उन्हीं नालों से गुजर के गया है ना, पानी किसी और की जगह से तो नहीं गया। तो नाले भी साफ थे, कैपेसिटी ज्यादा पानी था, वो फिर निकल गया। अब आ जाते हैं कराची की। आप कराची को समझें और कराची को इस तरह समझेंगे, कराची की लैंड जुरिस्डिक्शन के जो इश्यूज हैं, म्यूनिसिपल फंक्शंस के जो इश्यूज हैं, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। केएमसी के पास 27 से 28% इलाका है कराची का जिसको वो कंट्रोल करती है म्यूनिसिपल फंक्शंस में। ज्यादा इलाका है कैंटोनमेंट बोर्ड के पास जो विफाक के अंडर हैं। फिर कोई कराची पोर्ट ट्रस्ट का इलाका है कि पाकिस्तान स्टील का इलाका है, सिविल एविएशन का इलाका है। इसी तरीके से मुख्तलिफ एजेंसी अथॉरिटीज के बाद कराची डिवाइडेड है। अब मिसाल के तौर पर जिस इलाके में अरशद भाई रहते हैं वो केएमसी का इलाका नहीं है, यानी डीएचए जो है वो केएमसी का जज। आप पोश इलाके की बात की ना आपने, डीएचए इज नॉट अंडर केएमसी, वो कैंटोनमेंट के पास है, डिफेंस अथॉरिटी के पास है, वहाँ केएमसी का अमल दखल नहीं है। तो ये जो लैंड जुरिस्डिक्शन के इश्यूज हैं, म्यूनिसिपल फंक्शन की जो गलत तरीके से डिवीजन हुई है, जिसकी वजह से शहर को 3 करोड़ से ज्यादा के शहर को यूनिटी ऑफ कमांड मेयर के हाथ में वो पावर्स, वो अथॉरिटी पूरे कराची की नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। फिर आ जाए आप जनाब S3 का प्रोजेक्ट। S3 का प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है। इस ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में ट्रीटमेंट प्लान्स भी लगने हैं 2 अदद, और ये वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है। वर्ल्ड बैंक इसको मॉनिटर कर रहा है। इसके अंदर नहरों की जो हमारे नाले हैं, इसकी कैपेसिटी को बढ़ना है, इसके अंदर से पानी ज्यादा गुजरेगा। ये तमाम चीजें हो रही हैं, साथ साथ पैरेलल हो रही हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैंने जब आपसे कहा ना मीडिया, अब जो 19 तारीख की बारिश हुई थी वो रात 10-11 बजे तक, इतनी ज्यादा बारिश होने के बावजूद 10-11 बजे तक बड़ी शाहराहें खुल गई। नेक्स्ट डे और आज और कल, तीनों दिन से ट्रैफिक वहां पे रवा दवा है, काम शुरू हो चुका है। कोई छुट्टी नहीं हुई, लोग जा रहे हैं अपनी जगहों पे। पहले दिन यकीनन परेशानी हुई, मैं तो उसकी माजरत कर रहा हूँ, लेकिन उसको कोई कुछ कर नहीं सकता किसी शहर में। लाहौर में बारिश ज्यादा होती है, क्या लाहौर में पानी नहीं खड़ा होता? क्या पेशावर में पानी नहीं खड़ा हो जाता? तो हमें एक तो तरीका ये कि हम बैठ के पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर लें, या दूसरा तरीका ये कि हम सब मिलकर ताउन करें इतने बड़े शहर को मैनेज करने के लिए, और सब मिलकर बैठें, इस शहर के मसाइल हैं, इस शहर के मसाइल को हल करें। मैं इस बात को मानता हूं कि लोकल गवर्नमेंट के पास, मेयर के पास, पूरे मुल्क के मेयर्स के पास वो अथॉरिटीज, वो एम्पावरमेंट नहीं है जो आइन उनको देता है, जिसके तहत वे सारे काम कर सकेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर साथ बैठकर इस शहर के मसले को साथ बैठकर हल करें। और इसमें देखें ना, MQM कोई शहर से बाहर की जमात तो नहीं है। इसी तरह जमात इस्लामी है। जमात इस्लाम अब मेयर के अंडर जो टाउन्स हैं, उससे बहुत सारे टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, कुछ PTI के पास हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के पास है। मेयर की जुरिस्डिक्शन उन टाउन्स में नहीं है। तो ये निज़ाम और ये कानून, इस पर भी एक नजरसानी होने की जरूरत है। अब इस शहर को मैनेज करने के लिए मैं एग्री करता हूँ कि हमें जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लेने होंगे और सबको मिल बैठ के इस बात को हल करना होगा। राइट, मैं चाहूँगा अहमद अवैस साहब, सियासी मंजरनामे को भी ज़रा डिस्कस कर लिया जाए। बड़ी अहम हैपनिंग्स हैं, उस पर मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ जाना बड़ा ज़रूरी है। बानी PTI इमरान खान साहब को 9 मई केसेस के अंदर हमने देखा कि कुछ रिलीफ मिला और इसको PTI ने सेलिब्रेट भी किया। कहा कि ज़मानतें मंजूर हो गई हैं, रिहाई का हुक्म आ गया है। अब ये कहिएगा सर, करंट स्टेटस क्या है? कौन कौन से अभी जो मामलात हैं वो रुकावट बन रहे हैं, और PTI इसको सेलिब्रेट क्यों कर रही है? देखिए जी, ऐसे मुल्क में जहाँ पे कानून की बालादस्ती ख़त्म हो चुकी हो और रूल ऑफ लॉ कहीं नज़र ना आए, वहाँ पे जब एक जो है तूफ़ानी मौसम के अंदर जब एक ठंडी और खुशनुमा बात सबा का झोंका आएगा तो उसको सेलिब्रेट तो करेंगे ना, खुश होंगे लोग, तो खुश होंगे। सर अब आप कहेंगे अदलिया अपना काम ठीक से कर रही है। बात यह है कि आप PTI खुश है सर अदलिया से? मैं नहीं, ठीक नहीं, ये बात नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ पे वो तो देखिए, ये केस ऐसे फुल प्रूफ केस थे कि जिनमें उन्होंने इसके बावजूद जो है ये इतनी देर लगाई। आप अंदाज़ा लगाइए ना कि कोर्ट के रिमार्क्स आपने अगर याद होंगे या आपने सुने होंगे कि ये इमरान खान के 8 केस जो थे, ये तमाम के तमाम FIRs थी, ये मुतल्लका थी ये 9 मई के वाक़े से, और इन 8 में अभी तक यानी 2 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, अभी तक इनका ट्रायल नहीं शुरू हुआ। तो ये दिस वाज द बिगेस्ट ग्राउंड। ये वैसे भी
कानून के तहत भी ये एक बिगेस्ट ग्राउंड है कि अगर आपने एक लंबे अरसे तक एक मुलज़म को जेल में बंद किया हुआ है और उसकी ज़मानत नहीं कर रहे हैं और ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, तो उस सूरत में ही इज़ एंटाइटल्ड टू बेल। और इससे पहले क्योंकि बेल बाकियों की हो भी चुकी हुई थी और चार्ज ऑफ कॉन्स्पिरेसी था वो सिर्फ, तो बारहा केसेस जो हैं कानून की किताबें भरी पड़ी हैं कि सिर्फ कॉन्स्पिरेसी का अगर चार्ज हो किसी के ऊपर तो उसकी बेल फ़ौरन ले ली जाए या ट्रायल में जाके फैसला होगा कि उसकी क्या नौइयत थी। तो ये तो एक बात है। अब दूसरी बात यह है कि इस वक्त इमरान खान के इन केसेस में बेल के बाद अब सिर्फ एक केस है जो अलकादर ट्रस्ट केस है, जिसमें उनको कन्विक्शन हुई है, सजा हुई है। और उस केस को भी आप देखिए ना, ये कितना अर्सा गुजर गया जब इस केस में उनको सजा हुई थी, ग़ालिबन मार्च में हुई है शायद, जब उनका ये केस का फैसला हुआ था फरवरी या मार्च में। अब उसके बाद से अब तक इसकी अपील की समाअत नहीं होने दी। अब होता यह है, कानून ये है कि जब किसी केस में किसी को सज़ा हो जाए, किसी क्रिमिनल केस के अंदर, तो जब उसकी अपील दायर की जाती है तो उसके साथ एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटीशन साथ लगाई जाती है कि जब तक अपील पेंडिंग रहेगी, अगर अपील देर में समाअत होती है और उसका फैसला देर में आएगा, तो वो पहले उससे जो है वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त के ऊपर इमीडिएटली बहस सुनी जाती है कि क्या प्रिमा फेशी केस बनता है कि नहीं बनता, अपील में सज़ा जो हुई है ये मुनासिब है या नहीं है। जज इसका फैसला करता है और इस बेस के ऊपर वो या बेल ग्रांट करेगा या बेल रिजेक्ट कर देगा। ये इनवेरिएबली दिस इज द क्रिमिनल लॉ जिसके अंडर ये निज़ाम है। लेकिन हमारे यहाँ पे सब निज़ाम ख़राब हो चुके हैं। आप देखिए ना कि अब तक ये उनकी इतने महीने गुजर गए हैं सज़ा सुनाए हुए, उनकी वो जो है जिसको कहते हैं बेल की दरख्वास्त जो है वो नहीं लग रही है, समाती नहीं हो रही, उसके ऊपर लगती है। ठीक है अहमद साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। एक और अहम सवाल का जवाब भी मैं आपसे लेना चाहूँगा। अरशद वोरा साहब, ये कहिएगा कि जो पीटीआई को अभी हमने देखा कि जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि बानी पीटीआई के कुछ केसेस के अंदर जमानतें उनकी मंजूर हो गई हैं, आपको लगता है कि वाकई में कुछ रिलीफ मिला है या फिर मामला ऐसे नहीं है? जिस तरह से अभी नून लीग भी बात कर रही है कि जमानत तो कातलों की भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सेलिब्रेट करने की चीज़ नहीं है ये। देखिए, मैं ये समझता हूँ ये प्रोसेस अभी जाहिर सी बात है कोर्ट के पास है और ठीक है जमानतें हुई हैं, अच्छी बात है अगर कोर्ट ने जमानतें दी हैं तो, लेकिन कन्विक्शन ऑन दी अदर हैंड देयर इज ए कन्विक्शन ऑल्सो, तो ये तमाम चीज़ों को भी एक ध्यान में रखना होगा। लेकिन देखिए, मैं अली आपसे एक बात इम्पोर्टेंट करना चाहूँगा। हम जिस सब्जेक्ट पे थे, देखिए हम उस शहर की बात कर रहे थे जो 64% जो है 68% जो है पाकिस्तान को नेशनल एक्सचेकर में देता है। हम उस शहर की बात कर रहे थे, पूरा पाकिस्तान एक तरफ, और ये शहर जो है 54% एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी किसी इंडस्ट्रियल स्टेट की एक सड़क भी ठीक नहीं है, साइट को पानी नहीं मिल रहा, सब पानी टैंकरों से ले रहे हैं। यहाँ पर पानी इंडस्ट्री जो है उसको महीने का 50 लाख रुपए, करोड़ रुपए का पानी खरीदना पड़ता है एक एक इंडस्ट्री को टेक्सटाइल की, और पंजाब में पानी मुफ्त में उनको मिलता है। फिर भी उसके बावजूद आज कराची जो है 54% 54% एक्सपोर्ट कर रहा है। रिसेंट आपको मैं डाटा बताता हूँ कि 55% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन पंजाब का है, जिसकी आबादी 13 करोड़ है। सिंध का जिसकी आबादी 3.5 करोड़ है, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 5% है, और कराची अकेले का 25% है। कराची का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन पूरे पंजाब का आधा है। कराची की आबादी 5 करोड़ से कम नहीं है, तो कराची की पॉपुलेशन को दोबारा गिनना चाहिए। ये हमारी बदकिस्मती है कि मेरे चीफ मिनिस्टर मेरे भी हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहब हमारे यहीं रहे, यहीं पढ़ते हैं, यहाँ की बिजली इस्तेमाल करते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, यहाँ की सड़कें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने आप को गिनवाते नहीं है कराची में। इस तरह अभी ये जो बारिश हुई है इसमें ट्रैफिक पुलिस जो है, अभी रिसेंटली हजारों ट्रैफिक पुलिस जो है वो रूरल सिंध से भर्ती किए गए, कराची का एक भी पुलिस ट्रैफिक पुलिस में भर्ती नहीं किया गया। ये सारे बारिश वाले दिन मैं खुद 7 घंटे सड़क पे रहा हूँ, फंस गया था मैं सड़कों पे, मैं खुद 7 घंटे रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि ये ट्रैफिक पुलिस क्या कराची के लोग क्वालिफाई नहीं करते ट्रैफिक पुलिस में आने के लिए? आप
जो है कराची के लोगों को नौकरियां कहीं दें। अभी एफबीआर ने एडवर्टाइजमेंट दी है, उसमें पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों का नाम है, कराची का नाम नहीं है। हम ऐवानों में ये शोर उठाते हैं, लेकिन बात ये है कि जब तक आप कराची को उसके जायज हुकूक नहीं देंगे, कराची के लोगों को, कराची की अवाम को आप उसके जायज हुकूक नहीं देंगे, आप यहाँ की आबादी को सही नहीं गिनेंगे। यहाँ की आबादी जो है सिंध रूरल से बहुत ज्यादा है, तो यहाँ की इसी हिसाब से सीटें भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है, ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी इसकी जिम्मेदार है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इसकी जिम्मेदार है। मैं ये समझता हूँ कि मजीद सूबे बनने चाहिए। ये अभी रजा भाई ने जो बात की, रजा भाई ने कहा कि आप इख्तियारात को निचली सतह पर दें। हमारी सबसे बड़ी जो मुखालिफ इस वक्त है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमने आर्टिकल 140A को जिस तरीके से डिफाइन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में किया था, हमने वो अमेंडमेंट जमा कराई हुई है असेंबली में। सबसे पहली हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जमा कराई हुई है। उस अमेंडमेंट की सबसे बड़ी मुखालिफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो रजा भाई कैसे होगा? आप खुद कह रहे हैं कि इख्तियारात को निचली सतह तक जाना चाहिए, लेकिन जब आप आर्टिकल 140A को सही तरीके से डिफाइन ही नहीं करेंगे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजलास नहीं होगा पिछले 15 सालों में, तो ये चीजें नामुमकिन हैं। लिहाजा हमें सबसे पहले जो हमारे मेजर इश्यूज हैं कराची के, उनको एड्रेस करना होगा। रहा सवाल पॉलिटिक्स का, जो भी आपने बात की, मैं कराची के साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, ना मैं चाहता हूँ कि कोई यहाँ पे किसी पार्टी के अगेंस्ट पॉइंट स्कोरिंग करूँ, लेकिन कराची को उसका जायज हक आपको देना होगा। रहा सवाल इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब का जो है, मैंने अभी आपको बताया कि जाहिर सी बात है कोर्ट से अगर उनको जमानत हो गई है और अभी फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू है, जाहिर सी बात है जो PMLN है वो दोबारा कोर्टों में जाएगी और उनके पास भी ये भी रास्ता है और ऑलरेडी एक कन्विक्शन जो हुई है उस पर भी कोई हियरिंग नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें भी हमें जहन में रखनी होगी। मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान कोई इतनी जल्दी जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ही इज ऑलरेडी कन्विक्टेड इन ए मेजर केस। राइट। रजा हारून साहब, अदालती मामला की हम बात कर रहे हैं और मामला इस वक्त कोर्ट में है और इस पर क्या आगे होगा वो तो हम नहीं देख सकते, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोर्ट के फैसलों के ऊपर PTI ने हमेशा गिला भी किया, जब हक में फैसला आया उसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन ये कहिएगा कि जब PTI सड़कों पर आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसकी मुखालफत करती है और कहती है कि आप मिल बैठें, बात करें, अदालतों का एहतराम करें। लेकिन हम देखते हैं कि सर जब अदालतों का एहतराम PTI करती है, जब जिस तरह से फैसला हक में आता है, तो उसके बाद फिर जो हुकूमती अरकान है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो तनकीद करते हैं कि जी ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अता तारड़ साहब भी आते हैं, अज़म बुखारी साहब भी आती हैं और वो आके क्रिटिक करती हैं। तो आपको लगता है कि PTI इस वक्त कन्फ्यूज़्ड है, प्रॉब्लम में है, कोई सोल्यूशन होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए, वरना वो मज़ीद बंद गली में जाती जाएगी? 2-3 बातें हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। नंबर एक बात तो देखिए, PTI इस वक्त इन टोटलिटी अपोजिशन की जमात है और नजर भी आ रहा है कि उनके जो लीडर हैं जाहिर है जेल में हैं, तो उनको जितना भी रिलीफ मिलेगा, चाहे वो थोड़ा हो ज्यादा हो, खुशी तो मनाएंगे और मनानी भी चाहिए। इसमें तो कोई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए या एतराज नहीं करना चाहिए। जाहिर है कि एक उनके बानी है, उनके लीडर हैं, अगर उनको मुकदमात में कोई रिलीफ मिला है, जमानत मिला है, तो ये उनके लिए एक अच्छी बात है। जहाँ तक दीगर मुकदमात की बात है, वो अदालतों में लगे हैं, अदालतों ने फैसला करना है, मैंने आपने हुकूमत ने तो करना नहीं है, वहाँ वो अपनी फाइट कर रहे हैं। प्रॉब्लम PTI के साथ जो है वो कोर्ट्स के प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम PTI के साथ जो है वो लीडरशिप का पॉलिटिकल सेंस जो है वो बहुत वीक है। और ये अहमद हफीज भाई इस बात से एग्री करेंगे कि जो फैसले हुए हैं बड़े इरेटिक किस्म के हुए हैं। मतलब रैली निकाल दो, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो, बेवक्त लॉन्ग मार्च कर दो। जब बैरून मुल्क से सरबराहान मुमलिकत कराची इस्लामाबाद आए हुए हैं, पाकिस्तान आए हुए हैं, या SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही है उस वक्त, तो तमाम ऐसे इकदाम जो PTI की लीडरशिप लेती रही है वो बज़ाहिर जो हैं वो बड़े कमज़ोर और नाकाम रहे हैं। इसी तरह से जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, पाकिस्तान ने तारीखी कामयाबी हासिल करी, इबरतनाक सज़ा जो है वो हारा भारत हमारे साथ, शर्मनाक शिकस्त हुई उसको। उसके बाद हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि सिंबॉलिक हीरो थे उस जंग के, जब वो फील्ड मार्शल का ओहदा संभालने के बाद अमेरिका जाते हैं तो हमारे यही PTI के दोस्त जी अमेरिका में उनके खिलाफ मुजाहरा करने खड़े हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें नादानिस्ता तौर पे फिर जो इश्तिहार आया न्यूयॉर्क टाइम में, बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत ही
अहमद अवैस साहब इस बात को मानेंगे कि वो इंतहाई अहमकाना इश्तिहार। आप फ्री इमरान खान का जब इश्तिहार न्यूयॉर्क टाइम्स में छाप रहे हैं तो उसमें नीचे आप लिख रहे हैं कि हम जो है इमरान खान जो है वो यूएस इंटरेस्ट को एडवांस करेगा। आप अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा रहे हैं अमरीकी सदर को। तो ये तमाम चीज़ें जो पीटीआई की लीडरशिप कर रही है, वो चाहे नेशनल हो या ओवरसीज हो, ये सब इनके लिए इनके खिलाफ जा रहे हैं और इनका बयानिया जो है वो नादानिस्ता तौर पे रियासत के मुखालिफ होता चला जा रहा है। ठीक, ज़रूरत इस बात की है कि ये सियासत करें, सियासत में स्पेस मिलती है, स्पेस लेनी चाहिए, स्पेस को वेलकम करना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात भी देखें ना, मुज़ाकरात करने नहीं है इन्होंने। मुज़ाकरात के लिए जब बैठे थे तो 14 दिन मुज़ाकरात से उठ के चले गए। तो ये बेसिकली फैसला ना मैंने करना है, ना आपने करना है, या अहमद अवैस साहब ने करना है, उनकी पार्टी ने करना है कि इनका लाइन ऑफ एक्शन है क्या। अगर इनका लीडर ये कहता है और उसको ये कहना चाहिए कि मैं सारी उम्र जेल में गुजारने को तैयार हूँ, तो कम से कम वो लीडरशिप की जो बाहर बैठी है वो कहती है अच्छी बात है, आप सारी उम्र जेल में ही गुजार दें। ये तो उनको बाहर निकालने के लिए एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं ना, मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो बहरहाल ये इनकी पार्टी के मामलात हैं, इसमें हमारा कोई वो नहीं है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी की हैं। मैं एक बात आपको ये बता दूं कि देखें, एमक्यूएम वाले हमारे दोस्त हैं, अरशद भाई से तो मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, मैं एमक्यूएम का रह चुका हूँ ना, और मैं लीडरशिप रोल में रहा हूँ, अरशद भाई को पता है। देखिए मेरे भाई, आज आप जिन मुतालबात की बात कर रहे हैं ना, जितने विफाक से रिलेटेड मुतालबात हैं, आपके तो वज़रा बैठे हुए ना कैबिनेट में, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं आप? फिर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वफाक का नुमाइंदा गवर्नर की सूरत में सूबा सिंध में बैठा हुआ है? फिर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि बातचीत आपको अगर पीपल्स पार्टी से करनी है तो आप मुझे बताएं ना, कौमी और सुन्नी में अरशद भाई आप किन बेंचेस पे बैठते हैं? उन्हीं पे बैठते हैं ना, सर पीपल्स पार्टी भी साथ बैठी हुई, मुस्लिम लीग। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं पे गुडी गुडीज हो जाए और कहीं पे आप बैड कॉप बन जाए। ये जो आप, अगर आप इत्तेहाद में, अलायंस में, कौमी सतह पे लीडर भाई, तो सूबाई सतह पे भी वही पार्टी है ना, मिले बात करें, बातचीत से मसले हल होते हैं। लेकिन आप ये खुदा के वास्ते ये ना किया करें कि आप एकदम से अपोजिशन की पार्टी बन जाएं हुकूमत में होते हुए और अपना रोल बिल्कुल माइनस कर दें। मैं चाहूंगा अहमद अवैस साहब एक लास्ट चीज़ पर रिस्पॉन्स करते हैं। मैं चाहता हूं कि अहमद अवैस साहब ये बताइएगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से कहा गया कि उनको अपोजिशन लीडर नामजद किया गया है इमरान खान की जानिब से, क्या ये बात दुरुस्त है और क्या पीटीआई में इख्तिलाफात भी हैं? इस पर क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। नहीं, मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव स्टेप है और अच्छी बात है। ये आप पार्टी लाइन से हट के भी बात करें तो सबसे सीजनड, समझदार और फिर सूबा बलूचिस्तान से हैं। बलूचिस्तान जो है पॉलिटिक्स के मामले में भी अगर आप देखें तो काफ़ी नेगलेक्टेड है सूबा, और बहुत सारी ज़्यादतियाँ भी उनसे हुई हैं। यही वजह है कि वहाँ ये इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं, लिबरेशन आर्मी बन गई, फलां बन गया, ये हो गया। तो ये जब इस लिहाज से भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में आप उनकी गुफ्तगू देखें, उन्होंने सियासत के बहुत उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, तो ये एक, मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिवली देखता हूँ और ये मेरे ख्याल में अच्छा परफॉर्म करेंगे एज अपोजिशन लीडर। और दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरह आप ये बात कर रहे थे ना, देखिए मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फील्ड मार्शल की बात कर रहे थे। देखिए फील्ड मार्शल ने जो हीरोइक रोल जो है फ़ौज का हुआ जंग के अंदर, जो हमारी एयरफोर्स ने कामयाबी की, ये पूरी कौम की कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो इसको इस अंदाज में देखें कि इस पूरी कौम ने, इस मुल्क ने गुर्बत के बावजूद, कौम अवाम गरीब थे तो मुल्क भी गरीब था, गुर्बत के बावजूद इतनी मजबूत ताकतवर फ़ौज और उसका अच्छा इक्विपमेंट और फिर उसकी ट्रेनिंग में कोई कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने ये कामयाबी हर मुहाज के ऊपर, हर जंग में, एक्सेप्ट जो बैटल ऑफ ढाका था, हर जंग में इंडिया को बहुत मार पड़ी है और वो हमारी सुप्रीमेसी कायम रही वहाँ पर। लेकिन प्रोटेस्ट जो उन्होंने किया वहाँ, अगर वो किए, जो जैसे प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका के अंदर, वो प्रोटेस्ट हुआ है कि फ़ौज को किसी भी सूरत में अपने ओथ से हट के किसी भी अंदाज के अंदर मुल्क की सियासत में मुलविस नहीं होना चाहिए। ये काम सियासतदानों का है, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का है और आइन इजाज़त नहीं देता इस बात की। ठीक है, ये बात है, ये अलग आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अहमद अवैस हमारे साथ है, आपका बहुत शुक्रिया। अरशद वोरा साहब शुक्रिया, रज़ा हारून साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।